हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ साइंस मॉक टेस्ट, और वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? यह नियंत्रित करता है इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वही बात कर ले कि और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है यही कि इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे। तो ये नाम ध्यान रखना, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे? तो बेंटिक थे इंसुलिन के खोजकर्ता। और क्या पूछा जाता है? पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन से निर्मित हार्मोन क्या है? तो इंसुलिन ही है। प्रोटीन से क्या है? निर्मित हार्मोन क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। वहीं बात करें, इंसुलिन हार्मोन है जो क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो उसको भी यहाँ पे नोट डाउन करके लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि किसको करता है? ग्लूकोज को। इस तरह से हम लिख देते हैं, आप लोग पूरे सेंटेंस में लिख लीजिएगा। ग्लूकोज को किस पे? तो ग्लाइकोजन में परिवर्तन को क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? तो इंसुलिन हार्मोन। वहीं बात करें कि अगर रक्त में इंसुलिन का अधिक स्राव हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो वो पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन करके लिख सकते हैं इंसुलिन में ही। तो क्या कि अगर इसका अधिक स्राव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिया। पूछेगा प्रश्न कैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया की अवस्था कब आ जाती है? तो जब रक्त में क्या होगा? इंसुलिन का अधिक स्राव होगा। वहीं बात करें, ऑप्शन ए है जो क्या है? पैराथार्मोन। तो इसका स्राव अगर अत्यधिक होगा तो हड्डी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्राव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये पूछा गया है। तो ये होता है ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में, जिसकी वजह से दाढ़ी, बाल ये सब का क्या होता है? पकना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 पे। 2 में क्या है? इनमें से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सबसे अम्लीय कौन है? तो जो सबसे अम्लीय हो जाएगा वो पीएच मान 0 वाला घोल हो जाएगा। तो वो किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए, पीएच मान 0 वाला घोल हो गया, जो क्या हो गया? इन सब में सबसे अम्लीय है। वहीं पीएच का बात आया है तो आपको पता होगा कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और आपको हम अम्ल क्षार लवण वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ाए भी हैं। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। वही पूछ दिया जाता है पीएच मान के खोजकर्ता कौन थे? पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? सोरेनसन। तो ये नाम भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना ही है। और बात कर ले पीएच मान का, जो कि 0 से लेकर कितने के बीच होता है? 0 से लेकर 14 तक, इसका 14 के बीच क्या होता है? पीएच मान होता है। वही अम्लीय कब होगा? जब क्या होता है? जब 7 से कम रहेगा तब क्या हो जाएगा? 7 से कम रहता है तब हो जाता है अम्लीय। 7 से अधिक जब हो जाता है तब क्या हो जाता है? क्षारीय। 7 से अधिक होगा तब क्या हो जाएगा? क्षारीय। लेकिन वही पीएच का मान जब 7 हो जाता है तब कोई क्या हो जाता है? ना तो वो अम्लीय रहता है ना ही क्षारीय रहता है, वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो ये सब पॉइंट है, नोट डाउन करते चलिएगा साथ ही साथ। और आपको हम टॉपिक वाइज में ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अम्ल क्षार लवण। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर। सभी जीव जंतु का लगभग 98% 98% द्रव्यमान में क्या होता है? कितना तत्व होता है? यही आपसे पूछा गया। तो
तो सभी जीव जंतु का लगभग कितना होता है, 6 तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा 6 तत्व। और कितना परसेंट, तो 98% द्रव्यमान। वहीं बात करें कि जो ये 6 तत्व है वो कौन कौन सा है, तो हो गया ऑक्सीजन जो कि 65% होता है, हाइड्रोजन जो कि 9.5% होता है। मनुष्य का शरीर जो निम्न तत्वों का बना है उसमें परसेंटेज आपको बता रहे हैं, ठीक। 98% द्रव्यमान में जो 6 तत्व पाया जाता है। वहीं कैल्शियम हो गया तीसरा जो कि 2%। और क्या कहता है, कार्बन हो गया। इसका परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जानकारी के लिए। बाकी इसका हो सकता है क्रम पूछ दे या पूछ दे कौन शामिल है कौन नहीं, तो ध्यान में रहेगा। वहीं बात करें कार्बन के बाद नाइट्रोजन जो कि 3% और फास्फोरस, तो यही 6 तत्व हैं जो क्या कहा जाते हैं, पाए जाते हैं 1%, ठीक। और वही मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 60% जल पाया जाता है। 60 से 65% के लमसम में क्या पाया जाता है, मानव शरीर में जल पाया जाता है। और मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होता है वो कुल वजन का कितना परसेंट होता है, तो 7% होता है। तो अगर वो भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना परसेंट होता है, तो कुल वजन का होता है 7%, ठीक। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन करिएगा। आप लोग को बार बार बोलते हैं, आप लोग साथ ही साथ लिखते भी चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। चलिए, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, तो ये पुनरावृत्ति कहलाती है प्रतिध्वनि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात कर ले कि पूछ दिया जाता है कि प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी क्या किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिध्वनि का न्यूनतम दूरी, इसके लिए जो न्यूनतम दूरी है इस माध्यम में किसकी चाल पर निर्भर करता है, तो ध्वनि की चाल पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और जो भी आपको इससे संबंधित लिखा जाता है, बताया जाता है, वो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। बाकी तो क्वेश्चन जो होता ही है, लेकिन इसके साथ ही जो जानकारी आपको दी जाती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। वहीं बात कर ले, अगर आपसे पूछ दे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता, सुनेगा जिसको क्या कहेगा, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच, किसके सतह के बीच, तो परावर्तक सतह के बीच पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो जो श्रोता और परावर्तक सतह के बीच का न्यूनतम दूरी है वो 17 मीटर होना चाहिए। कितना, तो 17 मीटर होना चाहिए। चलिए अब आ जाइए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 5। इनमें से कौन बिजली के क्या हैं, कुचालक हैं, पूछा गया है। किसका, तो बिजली का, तो वो है माइका और क्वार्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि सभी धातु जो होता है क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। और चांदी है जो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोच्च चालक है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि चांदी ऊष्मा और विद्युत का क्या है, सर्वोच्च चालक है। ऊष्मा और विद्युत का सर्वोच्च चालक है, तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं शीशा है जो ताप और विद्युत का कुचालक होता है। शीशा का भी पूछा जाता है, तो ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। ताप और विद्युत का कुचालक। शीशा की बात करें तो ऊष्मीय और विद्युतीय चालकता जो होती है वो सबसे कम होती है। किसका, तो शीशा का। तो बस यहाँ पर ज़्यादा नहीं, यही छोटा छोटा पॉइंट को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो 5 प्रश्न हुए कंप्लीट।
तो अगर आप लोग को मेरा सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली रेगुलर सेशन आपको मिलता रहेगा हर विषय का। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें क्या होता है ये पूछा गया, तो उसमें होता है हीमोसाइनिन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो हीमोसाइनिन की, तो ये क्या है, एक प्रोटीन है और इसी से कुछ जंतु का जो रुधिर होता है वो क्या है, नीला होता है। ठीक, और जो हीमोसाइनिन है ये कुछ अकशेरुकी जानवर के शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कशेरुकी का नहीं, अकशेरुकी का। तो कुछ अकशेरुकी का ध्यान में अगर ये आपसे पूछ दे तो ध्यान रहना चाहिए ना। तो कुछ अकशेरुकी जानवरों के शरीर में क्या करता है, कौन, हीमोसाइनिन प्रोटीन जो है ये क्या करता है शरीर में, ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। वहीं बात करें इससे और क्या जान सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो और ये जान सकते हैं कि जो हीमोसाइनिन है ये प्रोटीन मोलस्का और कुछ आर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है। और आपको मोलस्का आर्थ्रोपोडा पढ़ा चुके हैं बहुत बार। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, कुछ में, सब में नहीं, कुछ में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोटीन मोलस्का और कुछ आर्थ्रोपोडा में भी पाया जाता है। और वही बात करें तो जो हीमोसाइनिन है इसमें क्या होता है कि कॉपर ऑक्सीजन युक्त नीले रंग में परिवर्तन का कारण बनता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए, वही आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। अब आ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 7 की ओर। हमसे पूछा गया है कि खाने योग्य भाग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहले तो जानते हैं कि सही कौन सा है। तो लीची का अंतःफल भित्ति ये दिया है, तो ये ही हो जाएगा गलत। चूँकि जो लीची का भाग हम लोग खाते हैं उसको कहा जाता है एरिल भाग। कौन भाग, तो पूछा भी गया है कि लीची का कौन सा भाग खाते हैं, तो एरिल भाग कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वहीं खजूर का फल भित्ति खाने योग्य भाग्य है, सही है। और क्या कहता है, नारियल का भ्रूण पोष खाने योग्य भाग्य है, तो ये भी सही है। और खजूर फल भित्ति और बीजांडसन खाने योग्य है, तो ये भी सही है। तो गलत हमसे पूछ रहा था, यानी कि सही नहीं है, तो लीची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8 की ओर। बर्फ क्या है, यही पूछा गया है। पारदर्शक है, अपारदर्शक है, ना तो अपारदर्शक है, नहीं अर्ध पारदर्शक है। तो ये क्या है, तो बर्फ है जो पारदर्शक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। वहीं आपको पता होगा कि बर्फ किस रंग का होता है, तो हल्का सा क्या होता है, नीला उजला रंग का होता है। तो सिर्फ उजला मत मार दीजिएगा, नीला उजला रंग का होता है। कौन, बर्फ। हल्का सा ऐसे करके लिख लीजिएगा तो ध्यान रहेगा, हल्का नीला उजला रंग का होता है। वहीं इसका अपवर्तनांक पूछ दिया जाता है, किसका, तो बर्फ का अपवर्तनांक पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या, 1.309 यही होता है इसका अपवर्तनांक। और यह क्या करता है, सूर्य से पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रवर्तक होता है। तो जो जानकारियाँ नहीं हैं और इम्पॉर्टेंट है तो आपको वो लिखना चाहिए। तो बर्फ़ के बारे में कि यह सूर्य से क्या करता है, सूर्य से पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का, किसका, तो प्रकाश की किरणों का पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रवर्तक होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रवर्तक होता है कौन, तो बर्फ प्रवर्तक होता है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं बात करें कि जल है जो जब बर्फ़ में बदलता है तो उसका घनत्व तो घटता है लेकिन आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो ये भी हो सके आपसे पूछ दे कि जब जल बर्फ़ में बदलेगा तो घनत्व घटेगा या बढ़ेगा। तो घनत्व घटेगा। तो अगर
ऐसे उतना लिख नहीं सकते हैं, आप लोग बस सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब बर्फ़ में परिवर्तित होगा जल तो उसका घनत्व क्या होता है, घटता है, और आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ये आप लोग कॉमन सेंस से भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर देखते हैं। 9 में क्या है, कौन सा जानवर पराध्वनि क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, यही आपसे पूछा गया है। तो पराध्वनि जो उत्पन्न करता है वो है पॉरपोइरस जानवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये सही से टाइप नहीं है, इसको हम सही से लिख देते हैं। पॉरपोइसस जानवर क्या है, जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ठीक, वही बात करें पॉरपाइरस जो है ये पूरी तरह से जलीय समुद्री स्तनधारी है। ये जो है जानवर ये क्या है, जलीय समुद्र स्तनधारी, जलीय समुद्र स्तनधारी है, जो डॉल्फिन के समान दिखता है। किसके समान दिखता है, तो डॉल्फिन के समान दिखता है। वहीं तरंग का जब बात आ गया है तो आपको पता है कि श्रव्य तरंग, कौन सा तरंग, तो श्रव्य तरंग कितना से कितना हर्ट्ज, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होता है, जिससे हमारा कान क्या कर सकता है, सुन सकता है, यानी कि मनुष्य है जो सुन सकता है श्रव्य तरंग को। ठीक, वहीं अगर बात कर ले अपसरंग तरंग, एक होता है अपसरव तरंग, तो ये कितना, तो ये होता है जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होता है। कितना का, 20 हर्ट्ज से नीचे है, और हर्ट्ज को HZ से ही सूचित किया जाता है, जो कि आवृत्ति का मात्रक है, जिसको क्या कर सकता है, हमारा कान नहीं सुन सकता, यानी कि मनुष्य का कान नहीं सुन सकता। और प्रश्रव्य तरंग एक हो जाता है जिसको भी मनुष्य के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है। और तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कौन कितना हर्ट्ज के बीच होता है। वही बात कर ले अगर प्रस्रव ध्वनि का, प्रस्रव तरंग का कितना से कितना हर्ट्ज तक तो होता है, तो ये होता है 20,000 हर्ट्ज से क्या ऊपर की ओर, ऊपर की ध्वनि को कहते हैं। तो बस इसका ये क्या कहता है, ये ध्यान रखिएगा कि कितना से कितना हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ जाते हैं आज के प्रश्न नंबर 10 की ओर। बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं, यानी हृदय दर कहने का मतलब है हार्ट बीट, जो हमारा तेज़ी से चलते रहता है। तो हार्ट बीट जो बढ़ जाता है, कभी कोई टेंशन हो गया, कुछ जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला रहता है, तो कैसे आप लोग का हार्ट बीट बढ़ा हुआ रहता है, तो वही हार्ट बीट जब बढ़ जाता है वो क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, टेकीकार्डिया। वही बात करें कि अगर जैसे यदि हृदय दर क्या हुआ, कभी अचानक बढ़ जाना या अचानक घट जाना, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रतिक्रिया क्या कहलाता है, ये वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो जो वो प्रक्रिया है कि अचानक से कभी बढ़ जाना या अचानक से घट जाना, वो एराइथीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एराइथीमिया। तो ये ध्यान में रखिएगा। और दिल की धड़कन का कम होना जो कहलाता है वो कहलाता है बैरीकार्डिया। यहाँ तो बढ़ी हुई को कहा गया टेकीकार्डिया, लेकिन बैरीकार्डिया जो होता है ये क्या होता है, दिल की धड़कन का कम होना, दिल की धड़कन का कम होना। और ये दोनों के बीच का जो प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है ये है एराइथीमिया। तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और आपको पता है कि हृदय है जो मनुष्य के शरीर में रक्त का क्या करता है, पंपिंग करता है। अब आइए प्रश्न नंबर 11 की ओर। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ऐसे तो देख ही रहे न्यूज़ में कि टेलीग्राम बैन होने वाला है, तो बाद में व्यवस्था कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको PDF दिया जा रहा है। तो फंक ने किसका आविष्कार किया था, तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया राइट आंसर। वहीं अगर हार्मोन का खोजकर्ता पूछते कि हार्मोन का किसने किया था, तो हार्मोन का किया था H. स्टारलिंग, H. स्टारलिंग। तो ध्यान में रहेगा ही कि किसने किया हार्मोन का खोज। वहीं बात करें अगर प्रोटीन का खोज किसने किया था, तो प्रोटीन का खोज किसने किया है,
बर्जीलियस ने। किसने? तो बर्जीलियस ने। ठीक। और एंजाइम का खोजकर्ता कौन है? बारी बारी से सबका जान ही लेते। तो एंजाइम का खोजकर्ता कौन हो जाएगा? एने लम्पे पैम्पे। बताइए, ऐसा ऐसा नाम रख लेता है, आप लोग को याद करना पड़ता है। एने लम्पे पैन है जो इसका क्या किया है? खोज किया है। लेकिन एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम कोहने ने। किसने? तो अगर आपसे पूछे कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग इस शब्द का, तो तब हो जाएगा विल्हेम कोहने। विल्हेम कोहने। बाकी अभी आपको बताएं कुछ मेन खोजकर्ता जैसे इंसुलिन तो बेंटिक, जीवाणु तो ल्यूवेनहॉक, कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे, एस्पिरिन, ड्रेसर, विटामिन ए और बी तो मैकुलन। ये सब खोजकर्ता को क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 12 पे। समांगीकरण क्या है? तो समांगीकरण इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? हो सकता है कभी कभी प्रश्न में आपको इंग्लिश टर्म ही समझ में आता है, खास करके साइंस के मैटर में। तो होमोजेनाइजेशन होता है इसका इंग्लिश, और इसका मतलब होता है समांगीकरण। तो समांगीकरण क्या है या इसका अर्थ क्या होता है, यही आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका अर्थ होता है कि दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कि दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना। ठीक। वही बात करें कि पाश्चुकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? दूध को उच्च ताप पर गर्म करके क्या करता है? धीरे धीरे ठंडा करता है। और दूध है जो एक कैसा कोलाइड है, ये पूछा भी जाता है, तो पायस कोलाइड है। कैसा कोलाइड है? तो पायस कोलाइड है। और ये किसमें किसका मिश्रण है जो दूध में? तो ये द्रव में द्रव का मिश्रण है। द्रव में द्रव का मिश्रण है। कौन? तो दूध। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर बढ़ जाते हैं 13 की ओर। परखनली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा यदि परखनाली को गर्म किया जाए। यानी कि शीघ्रता से गर्म कब होगा? कब? जब यही पूछ लिया गया। तो ये कब गर्म होगा? यदि तली से गर्म किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और आपको बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का ही कलेक्शन लाया जाता है। आपको ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटाया कर दिए, खुश करना है, बस नहीं। आपको ऐसा चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। TRE 3 में मिले तो TRE 4 में भी मिलेंगे, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आपको दिखेगा। तो परखनली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा तली से जब करेंगे तो। वही बात करें कि इसको किस विधि द्वारा क्या कहता है गर्म किया जाता है, तो द्रव एवं गैस संवहन विधि द्वारा। द्रव एवं गैस संवहन विधि द्वारा क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है विधि द्वारा। तो ऐसे करके लिख सकते हैं। वही बात करें और क्या जान सकते हैं, चूँकि होता क्या है कि जब द्रव को नीचे से गर्म किया जाता है तो पदार्थ का जो अणु रहता है गर्म होकर ऊपर गति करता है, और जो ठंडा अणु रहता है ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, और इसी प्रकार पूरा पदार्थ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ये सब वही बात एक आता है कि वह पदार्थ जिसमें अणु ऊपर नीचे गति करता है तब पदार्थ गर्म हो जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो होता है जो संवहन होता है। तो उसको परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका आंसर इस क्वेश्चन का ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 14 पे। कौन सा घटक जलने में सहायक होता है? यानी कि वायु का कौन सा घटक है जो जलने में सहायक होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वही बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये क्या करता है? ये उपयोग आग बुझाने में, एगो जलाएगा और एगो क्या करेगा? बुझाएगा। तो आग बुझाने में किसका उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन वायु का घटक जो जलने में सहायक होता है वो है ऑक्सीजन। वहीं बात कर ले कि लोहा पर जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में ही लगता है। तो
लोहे पर जंग, ये पॉइंट यहाँ नोट कर सकते हैं क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन और किस जल की उपस्थिति में लगती है, जल की उपस्थिति में लगती है। ठीक, वहीं बात करें नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीकरण की क्रियाशीलता को कम करता है। कौन? तो नाइट्रोजन। तो ऑक्सीकरण की क्रियाशीलता को कौन कम करता है? तो नाइट्रोजन क्रियाशीलता को कम करता है। सबका अपना अपना काम है। ठीक, और वही बात करें अगर वायु में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? दहन होगा, संक्षारण जैसा जो प्रक्रिया है बहुत तेज हो जाएगा, नुकसानदायक भी हो जाएगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में घुलनशील होने के कारण मृदु या फिर कार्बोनेट पेय बनाने में भी क्या होता है? काम आता है। चलिए अब बढ़िए 15 नंबर प्रश्न की ओर। और प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगता हो सॉल्यूशन कराना तो प्लीज़ जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए। आपको 5 ऑप्शन के साथ कराया जाता है। तो रक्तपालता एक है क्या? तो ये रक्तपालता एक है अल्पता रोग। तो ऑप्शन नंबर, इसमें तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, रक्तपालता अल्पता रोग। तो ध्यान में रहेगा। वे किस विटामिन की कमी से होता है ये पूछा जाता है। तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से आपको हो जाएगा क्या? रक्तपालता रोग। वही बात करें इस विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? रासायनिक नाम तो होता है साइनोकोबाल्मिन। कौन कोबाल्मिन? तो साइनोकोबाल्मिन, ये हो जाएगा रासायनिक नाम। और विटामिन B12 में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट। तो मुख्यतः क्या पाया जाता है? ये भी पूछा जाता है बहुत बार। तो मुख्यतः पाया जाता है कोबाल्ट, ये ध्यान में रखिएगा। वही आनुवांशिक बीमारी की बात अगर कर लें तो आपको पता होगा क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में जाता रहता है वो आ जाता है आपका किस में? आनुवांशिक बीमारी में। जैसे आनुवांशिक बीमारी में क्या क्या हो सकता है? वर्णधानता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, या फिर हीमोफीलिया, ये सब आनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ये सब किसका है? आनुवांशिक रोग है। अब आइए प्रश्न नंबर 16 पे। प्रकाश संश्लेषण होता है यानी क्या होता है, कब होता है? तो दिन और रात्रि में होता है, यानी कि दिन में या फिर अथवा रात्रि में होता है। ऑप्शन ध्यान से देखना है क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में अथवा रात्रि में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं जब प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? बदलता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो बस यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कैसे कि आपको थोड़ा बहुत ध्यान रह जाए कि प्रकाश ऊर्जा, कौन ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगा? रासायनिक ऊर्जा में। तो ये क्या हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक, वही बात करें कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश अवशोषण और जल का प्रकाशित अपघटन करता है। कौन? तो क्लोरोफिल। तो ये ध्यान में रख सकते हैं कि क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश अवशोषण। किस में? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश अवशोषण और क्या करता है? जल का प्रकाशित अपघटन, जल का अपघटन। तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं अगर बात कर ले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में तो सबसे अधिक लाल प्रकाश क्या कहता है तथा सबसे कम बैगनी प्रकाश में होता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सबसे अधिक जो क्रिया होती है वो किसमें? लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी सबसे अधिक किस में होगी? लाल प्रकाश में, लेकिन सबसे कम किस में होगी? तो बैगनी प्रकाश में। लाल बैगनी
लैंगिक प्रकाश में। तो ये चीज़ इसमें ध्यान में रखना है। अब आइए प्रश्न नंबर 17। हैलिटोसिस को आम तौर पर किस नाम से जाना जाता है? हैलिटोसिस नाम सुने हैं? इसको जाना जाता है सांस की दुर्गंध के रूप में। सासू माँ मत समझ जाइए, सांस जो लेते हैं हम लोग, तो सांस की दुर्गंध के रूप में जाना जाता है किसको? हैलिटोसिस को। ठीक, वही मुंह से अगर दुर्गंध नहीं बोलता है कि तुम्हारा मुंह से दुर्गंध आ रहा है, तो वही होता है जो मुंह से दुर्गंध आता है या सांस से दुर्गंध आता है, वही क्या कहलाता है? हैलिटोसिस। इसलिए मुंह की अच्छी से क्या करना चाहिए? सफाई करना चाहिए ताकि इससे दूर रह सके। वहीं फ्लू की बात कर लें तो ये आपको संक्रामक सांस की बीमारी है। बताइए, सांस ही सांस मिल रहे, तो संक्रामक सांस की बीमारी है जो किसके कारण होता है? तो ये होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। किसके कारण? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। वहीं जब बात करें रक्तचाप, सिर दर्द तो आपको पता है तो नॉर्मल है, सिर दर्द तो बराबर देते ही रहता है, मेरा खुद देते रहता है। रक्तचाप की बात करें तो रक्तचाप क्या है आपको पता है कि निम्न रक्तचाप होगा उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है, और उच्च रक्तचाप होगा तो बढ़ता दबाव को दर्शाएगा। तो ये सब तो नॉर्मल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है लिख दिया गया। अब आइए प्रश्न नंबर 18 पर। गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। गैंग, लड़कों वाला गैंग की बात नहीं हो रहा है यहाँ, गैंग है जो अशुद्धि होता है उसके बारे में बात होगा। तो ये मिलकर क्या बनाता है? स्लैग बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि स्लैग क्या है? एक प्रोडक्ट है जो वांछित धातु को क्या करता है? उसको अयस्क से अलग करने के बाद बनता है। ठीक, तो बस ये जानकारी, प्रश्न पूछा गया है काफ़ी बार, तो इसको बस ध्यान में रखना है। इसका परिभाषा नहीं भी याद है तो क्या दिक्कत है, आंसर सिर्फ याद होना चाहिए वन लाइनर प्रश्न के लिए। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको पॉइंट नोट करवाया जाए। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 19 पर। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि डेली आपसे 3 प्रश्न पूछा जाता है। आज हमारा है साइंस का सेशन, तो आपसे साइंस के ही क्या है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। पहला प्रश्न है आपके लिए कि पायस या फिर इमल्सन, और ये सब आपको फुल डिटेल में पढ़ा चुके हैं, वही प्रश्न पूछते हैं। तो किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? और जवाब आप लोग सब लोग दिया कीजिए जो भी वीडियो पूरा देखते हैं। वहीं बात करें, दूसरा प्रश्न है आपके लिए कांसा मिश्र धातु किसका किसका मिश्रण है? मिश्र धातु तो है लेकिन किसका किसका मिश्रण है, ये आपसे पूछा गया। तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि अपस्मार, कौन मार? अपस्मार, जिसको मिर्गी भी बोलते हैं, तो इससे प्रभावित अंग क्या है? हमारे शरीर का प्रभावित अंग क्या होता है? किस अंग को प्रभावित करता है? ये तीनों का जवाब आपको देना। और इससे पहले हिस्ट्री के सेशन में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था, हिस्ट्री क्या हुआ था जी? इसके पहले आप लोग का कौन सा सेशन हुआ था? इसके पहले आप लोग का हुआ था पॉलिटी का सेशन। तो पॉलिटी का सेशन में क्या है, आप लोग से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर है आपके लिए क्या? मार्ले मिंटो रिफॉर्म किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो उसका क्या हो जाएगा? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। वहीं दूसरा प्रश्न आपसे पूछे थे कि ग्राम पंचायत का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो वो कौन होता है? पंचायत सेवक। पंचायत सेवक। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? तो संथानम समिति की सिफारिश पर। तो ये हो गया पिछले सेशन का आंसर भी और आपके लिए 3 प्रश्न भी। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा यही पूछा गया है। तो अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब होता है वो फोकस और ध्रुव के मध्य होता है। तो एफ से सूचित किया जाता है फोकस को। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। नहीं, देखिए पूरा ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, आप लोग भी पूरा पढ़ा कीजिए। जैसे अभी हम मिस्टेक किए वो गलती आपको नहीं करना।
तो अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, फोकस और ध्रुव के मध्य तो होता ही है, छोटा भी होता है, आभासी भी होता है और सीधा भी होता है। तो ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे इसके, तो इसलिए सारे सत्य दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें अवतल लेंस का, तो आपको पहले भी इससे संबंधित जानकारी दे चुके हैं। अवतल लेंस में पूछ दिया जाता है कि वस्तु दूरी क्या होता है, तो ये ऋणात्मक होगा। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं पूछा जाता है प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी, तो ये भी ऋणात्मक ही होगा, सारे निगेटिव ही होंगे। चूँकि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक ही होता है। लेंस की क्षमता क्या है, डायोप्टर, और वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता या फिर मात्रा, कुछ मात्रा क्या होता है, डायोप्टर, जिसको डी से सूचित किया जाता है, और ये भी क्या होता है, निगेटिव ही होता है, ऋणात्मक ही होता है। वहीं अगर बात करें कि जब वस्तु का स्थान अवतल लेंस में क्या रहेगा, अनंत पे रहेगा, तो क्या करेगा, फोकस पर छोटा सीधा आभासी बनाएगा। चलिए, जो इतना इसकी जानकारी लीजिए, टॉपिक वाइज में जब पढ़िएगा तब और अच्छा डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार आप जान सकते हैं बता दिया गया। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 20 पे, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। तो पहला है क्या, आयोडीन ठोस है, तो हाँ आयोडीन ठोस है, तो ये तो सही हो गया। अब बाकी आगे भी देख लेते हैं। क्लोरीन जल में अविलय है, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्लोरीन है जो जल में विलय है। आयोडीन ब्रोमीन से अधिक क्रियाशील है, नहीं ये भी गलत है। ब्रोमीन है जो क्या कहता है, यहाँ क्लोरीन कर लीजिए, क्लोरीन से अधिक क्रियाशील है, तो नहीं। तो इसलिए हमसे सत्य कथन पूछा गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आयोडीन क्या है, ठोस है। वहीं बात करें आयोडीन की, तो ये आकार में हैलोजन में सबसे बड़ा है, हैलोजन में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है आयोडीन का क्या, आकार। तो आकार शॉर्ट में कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि ऐसे करके लिखिएगा कि आयोडीन का आकार हैलोजन में सबसे बड़ा है। वहीं बात करें आयोडीन में क्या होता है, तो धातुई चमक होता है। कौन सी चमक, तो धातुई चमक होती है। हैलोजन तत्व की बात करें तो आपको पता है बहुत क्रियाशील होता है, और ये मुक्त अवस्था में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। और बाकी क्लोरीन गैस है जो अवस्था, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब सभी जो हैलोजन रंग होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, तो रंगीन होते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लेके। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू।